ट्राइब्स को कहीं न कहीं पर और ज्यादा प्लीज करने की कोशिश कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि जो शेड्यूल ट्राइब का वोट है, जो मूलतः कांग्रेसी मत है, उसको एक बड़ी मात्रा में अपने साथ लाया जाए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, जी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सारे बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी को एक स्थायी बड़ा वोट बैंक मिल सकता है। और इसीलिए, और छत्तीसगढ़ में तो 32-32.5% जो है ट्राइब्स है। मध्य प्रदेश में बड़ा रोल है शेड्यूल ट्राइब्स का। तो इन राज्यों पर न केवल राज्य के चुनाव में बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी, क्योंकि 65 सीटें आती है तीनों राज्यों से मिलाकर के, 62 भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पीक पा चुकी है 65 में 62। अब ये तो नहीं हो सकता 65 में 65 हो, जीत जाए तो लोकतंत्र है, लेकिन तो वो अपने पीक पर है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये थी कि अगर 2024 में चुनाव बनानी है, अगर लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, चुना हुआ प्रॉपर कार्यकाल पूरा किया हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी होंगे, जो लगातार एक ही व्यक्ति 3 बार प्रॉपर कार्यकाल पूरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर बन रहा होगा। तो ये शेड्यूल टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट। और भारतीय ठीक जनता कहा आपने कि ये 3 राज्य हिंदी पट्टी के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कुल 65 सीटें। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 और राजस्थान में 20। वोट बैंक को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स ने इतना दिल खोल कर वोट दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल सरकार बनी, बल्कि बंपर जीत के साथ सरकार बनी। 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इतनी मजबूत पार्टी के रूप में नहीं रही। छत्तीसगढ़ तो हमेशा कांग्रेस का गढ़ के रूप में रहा, और शेड्यूल ट्राइब्स हमेशा कांग्रेस का वोटर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो एसटी बेल्ट है, इस एसटी बेल्ट में अपना दबदबा कायम किया है। और इसका रिवार्ड उसने जो है एक एसटी, हिंदू एसटी को मुख्यमंत्री बना करके दिया है। आप देखिए मुख्यमंत्री की पत्नी का वो बयान कि हमको तो कमजोर माना जाता है, समाज का हम बहुत वंचित तबका है, शेड्यूल ट्राइब। तो उस वंचित तबके को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई संदेश, कई शिकार करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो मिशनरी एक्टिविटीज हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में है, उसका दुष्परिणाम भी कांग्रेस को कहीं न कहीं पर भुगतना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपने काडर के लोग हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, उनकी सबकी एक समानता है कि वो सब के सब ओरिजिनल भारतीय आरएसएस संघीय या विश्व हिंदू परिषद से आते हैं। वो किसी भी जात के हो, लेकिन वो हिंदुत्व का चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुलदस्ते में शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसी को, जनरल को, एससी को मिला करके एक ऐसा गुलदस्ता 2024 के लिए बनाया है जिसको विपक्ष को भेदना थोड़ा मुश्किल हो जाए। आलोक जी, ये जो सियासी बिसात बिछाई है बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इसके साथ क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश और बिहार जातिगत समीकरण जो है वहां भी इससे फर्क पड़ सकते हैं? कितना आप देख पा रहे हैं कि इससे फर्क पड़ने वाला हिंदी भाषी राज्यों की अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री, तो यादव तो मध्य प्रदेश से 7% 8% है, बिलो 9%, 7-8-9 के आसपास है। कोई 7 कहता है, कोई 8, कोई 9, लेकिन डबल डिजिट में यादव नहीं है। 7-8% के आसपास मध्य प्रदेश में यादव है, और वो भी कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ता है। अब क्या करके यादव मध्य प्रदेश में कंसोलिडेट होगा? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने केवल यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश के यादवों को थोड़ा 2-3% के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो पूरे जो बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव बेल्ट है उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश भी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है वोट देने के रूप में, उनके वोट बैंक के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत है। आलोक जी, लेकिन सीनियर्स लीडर जो हैं, जो सीनियर लीडर हैं, उन्हें एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकती है 2024 में। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कि इतनी बड़ी नाराजगी है नहीं। जो ये आज जूनियर्स हैं, जो आज सीनियर हैं, 2003 में, 4 में जब इनको बैठाला गया, 4 में 18 साल पहले, उसमें 16.5 साल शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब ये भी तो जूनियर थे जब एक ओबीसी महिला नेता को हटा करके इनको बनाया गया था। तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल, अगर उसमें सत्ता परिवर्तन होता है तो क्रिकेट टीम की तरह होता है। अगर सचिन रिटायर होंगे तो सचिन के कैडर के स्तर का थोड़ा नया खिलाड़ी एंटर करेगा, उसके पास कौन सा इतिहास होता है। इसीलिए जब कोई एक खिलाड़ी हो, एक समय के बाद जब उसका लगता है कि अब उसका दौर खत्म हो रहा है, वो लंबा खेल चुका है, तो उसको रिटायरमेंट की तरफ जाना ही होता है, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे जीवन हो।
तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों से कहा कि आप 2 दशक से राजनीति के केंद्र में हैं और उसमें से भी 16.5-17 साल तो राज्य मुख्यमंत्री रहे, 10 साल वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना सेकंड स्तर का लीडरशिप क्रिएट करना चाहती, नई लीडरशिप क्रिएट करना चाह रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब चाउर बाबा के नाम से प्रसिद्ध रमन सिंह जी चुनाव हारे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये माना गया था कि उनके पास सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं थी। रमन सिंह ने कोई भी सेकेंड लाइन लीडरशिप छत्तीसगढ़ में तैयार नहीं होने दी। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये कोशिश कर रही है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत राज्यों में चला जाए, जिससे कि आगे के सीनियर लीडर रिटायर होते जाएं और नए लीडर्स इसमें एंट्री करते जाएं। ये लोकतंत्र का तकाजा भी है और ये होना भी चाहिए। आलोक जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन ये जो बदलाव बीजेपी ने किए हैं चेहरों को लेकर, इसके 2 संदेश निकलते हैं। एक तो पार्टी के कई नेता जो हैं वो इससे खुश होंगे, उनमें उत्साह बढ़ेगा, लेकिन सीनियर्स लीडर में कहीं ना कहीं एक डर भी पूरे देश में बीजेपी के लीडर्स में बैठा हुआ है कि कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो ठीक है, सीनियर्स जब अब एक समय के बाद आप स्टैग्नेंट होते हैं, नया जोश आता है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। अब आप कब तक सत्ता में चपके रहेंगे? 20-20 साल रह लिए, बहुत है। दूसरे को भी तो मौका दीजिए। लोकतंत्र में जाने कितने लोग समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक ही चेहरा, एक ही विचार क्यों लंबे समय तक सत्ता में रहे? और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं होती है कि बस एक व्यक्ति आया तो वो बना रहे सत्ता में, और अगर वो हटा तो उसका बेटा बना रहे सत्ता में, वो हटा तो फिर उसका बेटा बना रहे सत्ता में। ये लोकतंत्र का वास्तविक चरित्र नहीं। लोकतंत्र का वास्तविक चरित्र डाइवर्सिटी में से कि अगर टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल के आधार पर है, तो केवल एक परिवार, एक व्यक्ति के लिए लोकतंत्र कैसे गिरवी हो सकता है? पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय तो तभी मिलेगा ना जब सत्ता का सर्वोच्च बिंदु सभी के लिए खुला हो। अगर आप सत्ता का सर्वोच्च बिंदु किसी एक परिवार के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए रिजर्व कर देते हैं, तो राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान का अधूरा रह जाता है। आलोक जी, ये जो नए समीकरण बीजेपी ने सेट किए हैं, क्या लगता है 2024 में ये कितना सेट हो पाएंगे? इससे कितना फर्क पड़ेगा? तमाम वर्गों को यहां साधने की कोशिश की गई है, बड़े बड़े बदलाव किए गए, तो क्या 2024 में अभी और तब्दीली भी देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो गोटियां बैठाई है, ये तो बाद में जब 24 का चुनाव होगा तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गोटियां सेट की इसका परिणाम क्या है। लेकिन इसके सिम्टम्स अगर आप देखें तो कल से समाजवादी पार्टी की आप प्रक्रिया देखिए। कल एक मैं चैनल में था, वहां के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे थे। मुझे उन्हें इनोसेंट बच्चा कहना पड़ा, जबकि वो मेरे फादर की उम्र के होंगे। श्रीवास्तव जी एक थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका इसके आगे। तो बहुत जो उनके अंदर एग्रेशन था, कभी वो इस तरह से नाराज नहीं होते थे। तो समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट बैंक है, वो खिसकता हुआ समाजवादी पार्टी को लग रहा है। इसी तरह की प्रक्रियाओं से अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई है, जिसमें ब्राह्मण भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, तो उसने भारत के 5 प्रमुख वर्गों को उसने अपसाद लिया है। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जातीय गोलबंदियां थी, जो मंडल पार्ट 2 विपक्ष करना चाहता था, उसमें इस बार अब हमें लगता है सेमीफाइनल में मंडल पार्ट 2 तो नहीं चला, तो जो जातीय गोलबंदी के आधार पर विपक्ष को लगता था कि ये टूल मिल गया है, राहुल गांधी को लगता था वो टूल मिल गया है, अब विपक्ष को नए टूल की शायद संभवतः तलाश करनी पड़ेगी। अगर वो जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जातीय तर्कस हैं। मैंने कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो 1990-92 की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास मंडल भी है और कमंडल भी है। तो इस समय विपक्ष ने मंडलवाद जारी किया, तो भारतीय जनता पार्टी भी मंडलवाद को काटने के लिए वो मंडलवाद लेकर के आ रही है। अभी कमंडल तो 22 जनवरी से शुरू हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आप हमारे साथ बने रहिए आलोक जी। हमने सत्ता पक्ष की बात की, लेकिन विपक्ष